बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दोपहर 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में जहां अलग अलग खबरें हम आपकी नज़र करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम खबर वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज रिजाइंडर मुख्तलिफ जो दरख्वास्त गुजार है जो दफ़ा 370 के हक में हैं और जो जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की वहाँ पर वकालत कर रहे हैं, उनकी जानिब से आज रिजाइंडर दिया गया है। आपको याद ही होगा कि इससे पहले ही इन्हीं वकला ने और बाद में सरकार की जानिब से अपने दलाइल ऑनरेबल कोर्ट की 5 रुकनी बेंच के सामने रखी गई थी, लेकिन आज रिजाइंडर के दौरान कपिल सिब्बल सबसे पहले अपनी निशस्त से खड़े हुए। हालांकि मोहम्मद अकबर लोन के एफिडेविट के बारे में भी कई सारी चीज़ें उठी हैं, जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मोहम्मद अकबर लोन ने सिर्फ जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर ही जो है मुल्क मुखालिफ या जो मुल्क मुखालिफ जो ममालिक है उनकी बहबूदी के लिए उन्होंने नारे दिए, बल्कि और भी कई एक जगहों पर उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, तो उस पर अलग अलग एफिडेविट्स आने चाहिए। हालांकि वो मामला खत्म होने के बाद कपिल सिब्बल अपने नुक्ते और बुनियादी नुक्ते पर आए और कपिल सिब्बल का दावा है कि दीगर तमाम शाही रियासतें यानी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी 1947 से पहले, उन्होंने कहा कि तमाम शाही रियासतों ने जम्मू कश्मीर के अलावा इंजमाम के यकसा तर्ज पर अमल किया और ये वाहिद रियासत थी जिससे पार्ट बी रियासतों से बाहर रखा गया था। यानी कपिल सिब्बल ये समझाने की कोशिश कर रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने उस वक्त यकतरफा इंजमाम किया, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उन्होंने यकतरफा इंजमाम नहीं किया था और इसमें बाइलेटरिज्म है, यानी उन्हें पार्ट बी रियासतों से बाहर रखा गया। कपिल सिब्बल का कहना है कि बाइलेटरिज्म इस अमल का मरकज है, पार्लियामेंट की तरफ से यकतरफा अमल नहीं हो सकता है। यानी यहां पर अगर कोई फैसला लेना होगा तो बाइलेटरली लेना है, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ऑन बोर्ड लेना है और उसके बाद पार्लियामेंट दूसरी पार्टी है। और उन्होंने मजीद कहा कि आईन में कोई खामोशी भी इस हवाले से नहीं है, बल्कि आईन इसमें वाजिया है। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह उन्होंने हवाला दिया कपिल सिब्बल को कि जब आप इस तरह के दलाइल देते तो युवराज के जरिए यानी डॉक्टर करण सिंह के जरिए अमल में लाया गया ऐलान ये कहता है कि जम्मू और कश्मीर यूनियन के दरमियान तमाम ताल्लुकात हिंदुस्तान के आइन के तहत होंगे और तमाम साबिका समझौतों को खत्म कर दिया गया, यानी पिछले जो समझौते थे वो खत्म किए गए हैं। और उसका ऐलान प्रोक्लेमेशन जो है वो युवराज यानी महाराजा के जो फरसन थे उस वक्त जो सदर रियासत बने थे उन्होंने इसका ऐलान भी किया है। उस मौके पर कपिल सिब्बल ने फिर आईन का हवाला दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करना रियासती हुकूमत के साथ इत्तेफाक या मशावरत के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी जम्मू कश्मीर रियासत के साथ कंसल्टेशन के बगैर आप 370 को मनसूख नहीं कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जब आर्टिकल 371B की बात आती है तो आपको मशवरा इत्तिफाक करना बहुत जरूरी है, यानी कंसल्टेशन यहां पर भी 371B में भी कहा गया है। ये रिजाइंडर में आज कपिल सिब्बल ने कहा। कपिल सिब्बल ने आगे ये बात भी कही कि आर्टिकल 371D की भी जब बात आती है तो उसमें भी मशवरा और इत्तिफाक करना दोबारा कहा गया है। और फिर कपिल सिब्बल ने तीसरी बात कही कि जब आर्टिकल 373 की बात आती है तो आप मशावरत या इत्तेफाक के बगैर कैसे मनसूख कर सकते हैं आर्टिकल 370 को। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन इज वेरी मच मस्ट, और ये आज उन्होंने एक अहम नुक्ता यहां पर जोड़ा है। और उन्होंने कहा कि इस तशरीह को आईनी अदालत कैसे कबूल कर सकते हैं। ये एक आईनी मज़हका खेजी है कि एक इनफरादी मजमून के लिए आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा, लेकिन पूरी मनसूखी के लिए आपको मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। सिब्बल कहते हैं कि एक बार असेंबली की तहलील हुई तो आर्टिकल 356 यानी सदर राज का निफाज नहीं किया जा सकता है। तहलील का कोई भी अमल वुज़रा की काउंसिल की मदद और मशवरे के बाद होना चाहिए। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आखिर पर यह भी कहा जब उन्होंने ये कहते हुए अपनी गुजारिशात का इख्तिताम किया कि आपकी अदालत बिलाखिर सालिस हैं और इस आइन को कैसा नजर आना चाहिए और इसकी तशरीह कैसे की जाए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब मैं इस अदालत से खामोशी से बाहर निकल रहा हूं तो एक बात सोचें, अदालत को हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से बात करने दें और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्रवाइयां
इस वक्त की जाए जब हिंदुस्तान के लोगों का एक हिस्सा खामोश हो, यानी जम्मू कश्मीर के लोग खामोश हो, जिनसे कभी मशवरा नहीं किया गया और जिनकी किस्मत का फैसला यहाँ बैठी काबीना पार्लियामेंट के हवाले किए बगैर, असेंबली के मशवरे किए बगैर, लोगों से मशवरे किए बगैर करेगी। लोग हिंदुस्तान के आईन में मरकजी हैसियत रखते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ये कपिल सिब्बल ने यहाँ पर इख्तिताम किया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी आए, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान का आइन था जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने सियासी मुस्तकबिल का तयन करने की सलाहियत दी थी। आइन जम्मू कश्मीर के आइन को तस्लीम करता है। बराह करम आर्टिकल 370 का मतन खुद देखें, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सुब्रमण्यम ने कहा है। सुब्रमण्यम का इस्तेदलाल ये भी था कि सदर पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट अपनी तारीफ के मुताबिक सदर और 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। सदर वुज़रा की काउंसिल के मदद और मशवरे के बगैर कभी काम नहीं कर सकता। गवर्नर तो कर सकते थे लेकिन सदर नहीं। सदर की बेलाग ताकत का दावा गलत है, यानी जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सदर को इख्तियारात हासिल है, उस पर सुब्रमण्यम का कहना है कि ये गलत है। सुब्रमण्यम ने जम्मू कश्मीर आइन के सेक्शन 3 का हवाला देते हुए कहा कि ये आइन का हिस्सा है। मजीद इंतजाम क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ईमान का मजमून है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फख्र का निशान है। उन्होंने ये बात सेक्शन 3 में सबसे आगे कही है। जम्मू कश्मीर आइन का सेक्शन 3 रियासत का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ताल्लुक, रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की यूनियन का अटूट हिस्सा है और रहेगा, ये सुब्रमण्यम ने कहा। सुब्रमण्यम का कहना था कि आर्टिकल 356 सदर की हुक्मरानी के तहत इख्तियारात का कभी भी रियासती असेंबली पर कब्जा करने के मकसद से इस्तेमाल करना नहीं था। आर्टिकल 356 के तहत इख्तियार की यह तसव्वुराती जिम्मेदारी एक छोटे मकसद के लिए महदूद है। आर्टिकल 370 आर्टिकल 356 के खिलाफ कोई मकसद नहीं है, ये आर्टिकल 356 के लिए अजनबी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट जफर शाह अपनी नशस्त से खड़े हुए और उन्होंने यहां पर रिजॉइंडर में कहा, सीनियर एडवोकेट जफर शाह ने दलाइल दी कि मरकज के साथ इल्हाक के बाद बकाया खुद मुख्तारी जम्मू कश्मीर के महाराजा के पास रही है, जो आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मुंतकिल हो गई है। उनका कहना है कि ऐसी बकाया खुद मुख्तारी के इस्तेमाल में जम्मू कश्मीर का आइन बनाया गया था, यानी जो कुछ ऑटोनॉमी जम्मू कश्मीर को बची थी उसी पर जम्मू कश्मीर के आइन का वजूद हुआ है, ये सीनियर एडवोकेट जफर शाह ने कहा। उन्होंने अपने रिजॉइंडर में यह भी कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया ये क्यों नहीं मान सकती कि 2 आइन हो सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया क्यों कबूल नहीं कर सकती एक किस्म का फेडरेशन है जिसमें 2 आइन हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां 2 आइन हो सकते हैं। ये दुनिया का तन्हा केस नहीं है। इस हकीकत को क्यों कबूला नहीं किया जा सकता है। यानी जो सरकारी वकला है, सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल, उनकी जानिब से कहा गया था कि जब मुल्क हिंदुस्तान का आइन है तो उसमें फिर दूसरा आइन नहीं होना चाहिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर फेडरेशन है लेकिन जो आइन है वो 2 भी है 3 भी है, ये उन्होंने कहा। जफर शाह ने जब अपने दलाइल खत्म किए तो कहा कि जब तरक्की का ताल्लुक है वो कहते हैं कि सेल्फ गवर्नेंस गुड गवर्नेंस से बेहतर है। हमारे सेल्फ गवर्नेंस यानी जम्मू कश्मीर का जो सेल्फ गवर्नेंस वापस दो। कहते हैं कि कौम ने बढ़ना है, हम मुत्तहिदा कौम चाहते हैं, हम यूनिटी चाहते हैं, ये जफर शाह ने कहा। यकीनन बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इसके लिए आप लोगों के दिल जीतने की जरूरत है। आप जबरदस्ती या मजबूरी से कौम नहीं बना सकते हैं, लोगों के दिल जीते जाए। Governor and the powers of the governor and the responsibility of the governor different from other states in India. That as far as governor of Jammu Kashmir, he can do it, but the rest of the India, governor cannot do it because the provision is the same. So if that action is bad, 272 has to go, 273 has to go. बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला जिन्होंने एक कौमी न्यूज इदारे के साथ बात की और उस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे यह अखज़ किया जाए कि जम्मू कश्मीर यानी हमारा मौक़िफ़, जम्मू कश्मीर का मौक़िफ़ कमजोर पड़ गया है। ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि जिससे जो दफा 370 की बहाली की बात करते हैं वो ये समझे कि वो कमजोर पड़े हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारे वकला ने कानून के हर नुक्ते का जवाब देते हुए सरकार को 5 अगस्त के फैसले को जस्टिफाई करने में सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। यानी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जो हमारे वकला ने वहां पर नुकात रखे, कानून और आइन की बात रखी, रेफरेंसेस रखे, तो उसके बाद जो सरकार के वकला थे
انہیں 5 اگست کا فیصلہ یعنی جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 یا ڈائلیوشن آف آرٹیکل 370 ہوا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے میں، اس کو بچانے میں کافی مشکلات اٹھانی پڑی ہے، یہ عمر عبداللہ کا دعویٰ ہے۔ We haven't gone to the Supreme Court to lose. Nothing that has happened in the Supreme Court up until now has suggested that we are on a weak wicket. In fact, if anything, at every point, not just the lawyers that have represented our petition, but all the other eminent lawyers who have put their point of view across, have very forcefully made it very difficult for the government of India to justify what they have done. But at the end of the day, 5 eminent people headed by the Chief Justice are sitting on that bench. Let us give them time to consider all the arguments, and we'll wait for whatever judgment comes. Based on the judgment, if a strategy is needed, we'll sit down and carve out one. عمر عبداللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈیلیمیٹیشن جموں کشمیر کے اندر ہوا ہے، جو حد بندی ہوئی ہے، یہ دراصل بی جے پی کو الٹا پڑ گیا۔ یہ عمر عبداللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو حد بندی کی گئی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن وہ فارمولا کام نہیں کر گیا۔ اگر وہ کام کر جاتا تو بی جے پی نے یہاں انتخابات کرائے ہوتے۔ عمر عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے حد بندی بی جے پی کے لیے مکمل ناکامی رہی ہے۔ رہی بات پہاڑیوں کے ریزرویشن کی، ہم ہمیشہ یعنی نیشنل کانفرنس ہمیشہ اس رائے کے دعوے دار رہی ہے کہ کانگریس نے شیڈول ٹرائب کے زمرے میں پہاڑیوں کو نہ لا کر غلط کیا ہے۔ عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ جو کانگریس نے جب انہیں ریزرویشن دی تھی گجر بکر والوں کو، تو اس وقت جب پہاڑیوں کو نہیں دیا گیا تو ہم سمجھتے تھے کہ پہاڑیوں کو ریزرویشن دے کر شیڈول ٹرائب درجہ نہ دے کر ان کے ساتھ غلط کیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ غلط تھا۔ ہمارا ایک ہی نقطہ تھا، نیشنل کانفرنس کا ایک ہی نقطہ تھا کہ گجروں کے حقوق کے ساتھ بھی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ Outcome. Delimitation was done to benefit the BJP. Clearly it hasn't worked, which is why you're not seeing assembly elections. If delimitation had given the BJP that comfort, they would have announced assembly elections by now. They haven't. So clearly delimitation as a strategy for the BJP has failed. Now you come to reservation for Pahadi speaking people. This party where we are sitting has endorsed that from day one. We have always believed that the decision of the Congress government at that time to give benefit to the Gujars and not to the Pahadis was wrong. Both should have been given the benefits of reservation because both suffer the same difficulties. Our only concern was that the rights of the Pahadis should not come at the cost of what the Gujars are getting. So long as the rights of the Gujars can be protected while also giving rights to the Pahadis, we have no objection. In fact, we have always been supporters of that position. Now, as to the anger amongst the Gujar community for this, that's something only Gujar leaders can answer. I can't answer for that. Now, your third point, which is reservation of 2 seats. Look, the BJP is trying to boost its numbers because of the earlier point I made. We had nominations to the assembly for 2 women. The nominations were done by the governor but on the advice of the state government. Follow the same pattern for the other nominations. Let elections take place, let the government win. ادھر جموں کشمیر کے سیاست دانوں کا سپریم کورٹ کے اندر جو دفعہ 370 پر کارروائی چل رہی ہے اس کا از خود مشاہدہ کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی اور مظفر شاہ اور نہ جانے کتنے لیڈران جو ہے وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اس کارروائی کا از خود مشاہدہ کیا۔ سجاد غنی لون آج دوسری مرتبہ وہاں پر گئے کیونکہ آج ریجوائنڈر کا موقع تھا، اور اس دوران سجاد غنی لون نے جب ہمارے نمائندے تابش کمال کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ مرکز سے ہم انتخابات کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے، البتہ وقت آئے گا جب پوری دنیا اور ہندوستان کے لوگ خود سرکار سے پوچھیں گے کہ تم نے جموں کشمیر میں انتخابات کیوں نہیں کرائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ، اگر لوکل باڈیز، اگر پنچایت کے انتخابات ہو سکتے ہیں تو پھر اسمبلی انتخابات کیوں نہیں۔ اسی دوران انہوں نے کہا کہ میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کیونکہ آج ہمارے وکیل کی جانب سے ریجوائنڈر دینا ہے، تو اس حوالے سے وہ
इस सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का मुशाहिदा करने के लिए खुद आए हुए हैं। जो हमारे वकील हैं राजीव धवन साहब, उनका रिजाइंडर है, बस उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब तो वी ऑल होपफुल। देखिए, एक चीज़ तो रियलिटी है कि जब पार्लियामेंट हो सकता है, जब म्यूनसिपल पोल्स हो सकते हैं, पंचायती पोल्स हो सकते हैं, नया पार्लियामेंट हो सकता है, तो असेंबली क्यों नहीं हो सकती? This is something which people of India need to ask from their politicians, that why are you behaving in such a manner with one state, singling it out, that we have to keep it away from people's, representative. कहा गया 35A में वुमेन्स के राइट का एक्सप्लोरेशन हो रहा था, इसलिए हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे लगता है जितनी वुमेन एम्पावरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर में। जब झारखंड को बिहार से अलग किया गया तो उस वक्त पहले बिहार की असेंबली के अंदर यह मामला लाया गया, यह प्रस्ताव लाया गया, और उसके बाद बिहार की असेंबली ने रिकमेंडेशन दी और फिर मरकज की जानिब से उस निस्बत से फर्दर जो कार्रवाई करनी थी वो की गई थी। ये हम नहीं कहते हैं, ये इरफान हफीज लोन कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दफा 370 की दिफा के लिए वकालत भी कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी मेंबर भी हैं। उनका कहना है कि उस वक्त जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो उस वक्त बिहार की असेंबली की जो रिकमेंडेशन है उसको कंसिडरेशन में लाया गया, जिससे कंसल्टेशन कहते हैं। और जब जम्मू कश्मीर को 370 हटाया गया, यूनियन टेरिटरी में दाखिल किया गया, तो उस वक्त न कोई कॉन्फ्रेंस थी, न कोई कंसल्टेशन थी, न कोई रिकमेंडेशन थी, क्योंकि बिहार के अंदर जो हुआ वो जमहूरियत के असूलों पर किया गया और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ किया गया उसमें आईन और कानून को बालाए ताक रखा गया। ये इरफान हफीज लोन कहते हैं। अरे भाई, हमारे पास आप देखिए फुल फ्लैज स्टेट था हमारा, वहाँ पर इनका अंग्रेजों का कोई अव्वल दखल नहीं था। वहाँ पर एक आंदोलन चला था वहाँ पर शख्सी राज के खिलाफ, तो एक फुल फ्लैज स्टेट थी, अपना प्रधानमंत्री, अपना सदर, अपना बाकी जो बाहर का ज़मीन नहीं लेगा, बाहर का वहाँ नौकरी नहीं करेगा, जो 53 में हमारी पोजीशन थी। आहिस्ता आहिस्ता 53 में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया और उसकी हुकूमत को भंग किया, कहते अनकॉन्स्टिट्यूशनल था भी वो था, नहीं ठीक था। क्या ग्राउंड लिया उसमें, देखिए आप कि मिनिस्ट्रों में आपस में कुछ अनबन है, ख़त्म। 65 में हमारा एक अमेंडमेंट हुई, 6th अमेंडमेंट, प्राइम मिनिस्टर को सीएम बना दिया, सदर रियासत को गवर्नर बना दिया। तो मुझे बताइए, इसी तरीके फिर 5 अगस्त का आप देखिए क्या हुआ। तो हम ये कानूनी तौर जो है सही नहीं है, एक बहुत कानूनी तौर सही नहीं है। एक फुल फ्लैज स्टेट को आप ब्यूटी बनाते हैं, वो मेरे कहने का मतलब ये जो किया 170 कैसे हुआ, 65 में कैसे प्राइम मिनिस्टर को खत्म किया, शेख अब्दुल्ला को कैसे, ये बैकग्राउंड दे रहा हूं मैं, कैसे कैसे एरोजन्स हुए। और आप देखिए एक फुल फ्लैज स्टेट, इसके पास अपना प्राइम मिनिस्टर था, फुल फ्लैज स्टेट, उसको आपने यूटी बनाया, उसके 2 अलग अलग हिस्से कर दिए। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा कि झारखंड बनाना था, बिहार से अलग करना था ना, तो बिहार असेंबली में ये प्रस्ताव आया, वहां देखा क्या हो डिबेट, यही लोकतंत्र। और आर्टिकल 3 यही कहता कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्फ्रेंस कहां से आपने लाई, कैसे आपने 272, 273 सामने लाया। दरअसल महबूब मुफ्ती ने सदर हिंद की जानिब से जो एक इनविटेशन थी 9 सितंबर के लिए, और उसको उन्होंने अपने ट्विटर पर, जिसे आज एक्स कहते हैं, उस पर उन्होंने अपलोड किया। और उसमें महबूब मुफ्ती ने फिर कुछ लाइनें लिखी, और उन लाइनों का जो मफहूम है वो ये है कि हिंदुस्तान के बुनियादी असूल से बीजेपी की नफरत एक नई निचली सतह को छू गई है। हिंदुस्तान के बहुत से नामों को हिंदुस्तान और भारत से घटाकर अब सिर्फ भारत कहलाना ही अदम बर्दाश्त को जाहिर करता है। ये महबूब मुफ्ती कहती है कि जो है अब इंटॉलरेंस जो है बीजेपी की जानिब से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की तारीख में पहली बार एक बड़ी अक्सरियत वाली पार्टी पूरे मुल्क को अपनी जागीर समझ रही है। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। नाज़रीन, फयाज अहमद मीर जो कि साबिका राज्यसभा मेंबर है,
اور PC کے وہ لیڈر تھے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں فیاض میر نے کہا کہ وہ فی الحال ایکٹیو پالیٹکس سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اور اس دوران انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس سے علیحدہ ہو رہا ہوں. اور اس دوران انہوں نے گھریلو وابستگیاں بتا کر سیاست سے فی الحال علیحدہ ہونے کا اعلان کیا ہے. اور اس دوران انہوں نے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. آج 5 سپٹمبر ہے، یعنی آج یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے. اور یوم اساتذہ کی مناسبت سے آج پورے ملک بھر کے اندر تقریبات کا انعقاد ہوا. جموں کشمیر کے اندر بھی تقریبات منعقد ہوئی، لیکن سب سے بڑی تقریب جو ہے SKIC سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں پر آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بذات خود یہاں پر موجود تھے. اور اس دوران آج جو پچھلے سال کے دوران بہتر کارکردگی اساتذہ کی رہی ہیں انہیں خصوصی میڈل سے نوازا گیا، انعامات سے نوازا گیا. اور اس دوران ٹیچر کی اہمیت اور افادیت پر روشنی بھی ڈالی گئی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی اس پر خوب روشنی ڈالی. لیکن اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جب تقریر کی تو جموں کشمیر کے اسکول کے بنیادی ڈھانچے اور اساتذہ کو لے کر بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ جموں کشمیر میں اسکولوں کے اندر اساتذہ اور بنیادی ڈھانچے کی کمی کی بدولت کافی مشکلات ہیں، لیکن یہ مشکلات سیاست کی وجہ سے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کہنا تھا کہ بنا سوچے سمجھے اور بغیر مین پاور اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا تھا. یعنی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جو سابقہ سرکاریں ہیں ان پر ان کا نام لیے بغیر جو ہے ان کی تنقید کی اور کہا کہ بغیر سوچے سمجھے ان اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا تھا جو اب ہمیں وراثت میں مل گیا ہے، لیکن ہم جلد سے جلد جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ان مشکلات کو دور کریں. انہوں نے کہا کہ موجودہ انتظامیہ بہت جلد 6000 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے لیے رقومات واگزار کرائے گی تاکہ بچوں کو تعلیمی اعتبار سے فائدہ ہو سکے. اور اسکول انفراسٹرکچر کی ایک دقت میں جانتا ہوں، راجنیتک کارنوں سے بنا سمجھے ہوئے لوگوں نے گھوشنائیں کر دیں کہ اس اسکول کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. نہ اس کا انفراسٹرکچر بڑھایا گیا، نہ وہاں مین پاور کی جو ضرورت تھی اس کو سویکرت کیا گیا. اور یہ وراثت میں ملی ہوئی ایک سمسیا ہم کو ہے، لیگیسی بیسڈ ایشو ہے. اس کو جلدی سے جلدی دور کیا جائے، یہ جموں کشمیر پرشاسن کی پراتھمکتا ہے. آج 7000 ایسے ودیالے ہیں جہاں ہمارے پاس شکشکوں اور ودیارتھیوں کو بیٹھنے کے لیے اچت استھان نہیں ہے. آج کے دن 5 ستمبر کو میں آپ سب کو بھروسہ دیتا ہوں کہ 6000 ودیالیوں کے اپ گریڈیشن کے لیے اسی سال دھن اپلبدھ کرا دیا جائے گا اور جو 1000 بچیں گے انہیں اگلے ورष اپلبدھ کرایا جائے گا. اور اسی لیے اس طرح کی گھوشنائیں ہم لوگوں نے بند کر دی. جہاں جاتا ہوں وہیں کاغذ پر لکھ کے آ جاتا ہے کہ صاحب یہ ہمارا اسکول ہے، اس کو اپ گریڈ کر دیجیے. بنا سوچے سمجھے اگر اس طرح سے اسکول اپ گریڈ ہوں گے تو ہم یہاں کے ودیارتھیوں کے ساتھ، یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ نیائے نہیں کر رہے ہیں. ہم کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن وچار کر کریں گے. اگر 5 اسکول کا اپ گریڈیشن کریں گے تو پورا انفراسٹرکچر اور پورا مین پاور دے کر کے کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن کی ساتھ ناظرین، یوم اساتذہ کے موقع پر آج 5 اساتذہ کو سلور جو میڈلز ہے اسے نوازا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فی کس 50,000 روپے کے نقدی یا کیش یا ہم کہیں گے کہ جو چیکیں ہیں وہ بھی فراہم کی گئی ہیں. اور مزید 5 جو ایوارڈز ہیں وہ بھی اسپیشل کیٹیگری کے اندر دیے گئے ہیں. ناظرین، آج کے اسپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.